बताइए, लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक हुआ था? लास्ट पॉइंट क्या लिखाए थे? पहले सीएनएस केवल लिखा के छोड़ दिए हैं। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टि डबल फर्टिलाइजेशन के डबल फर्टिलाइजेशन हमने कहाँ कोई टर्म यूज किया था? दिखाइएगा क्लास के बाद। क्लास के बाद दिखाइएगा, बता देंगे। दिखा दीजिएगा, क्लास ओवर के होने के बाद दिखा दीजिएगा। हेडिंग बना लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें लिखेंगे इसके दो भाग होते हैं। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरुरज्जु बोला जाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये किसका पार्ट है? दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस शॉर्ट में बोला जाता है। ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट से लिखिएगा। पहला पॉइंट, ह्यूमन ब्रेन बाहर से 8 हड्डियों के एक बक्से में बंद होता है, जिसे क्रैनियम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, क्रैनियम और ब्रेन के बीच 3 झिल्लियां होती हैं, जिन्हें मेनिनजीज कहा जाता है। इन झिल्लियों में सेरिबो स्पाइनल द्रव्य होता है, जो ब्रेन की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। मेनिनजीज की 3 झिल्लियां निम्न हैं। पहला ड्यूरामेटर, डैश दे करके लिखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन। आर्किनॉइड, मिडिल मेम्ब्रेन।
पियामीटर, इनर मेम्ब्रेन, हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड में इंटेरोवायरस के संक्रमण द्वारा मेनिनजीज में सूजन आ जाता है। यह रोग मेनिंजाइटिस कहलाता है। मानव नर मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम, जबकि मादा में 1350 ग्राम होता है। ब्रेन का औसत आयतन 1650 ml होता है। ब्रेन के चुंबकीय तरंगों के मापन में ईईजी,
इंसेफेलोग्राफ यंत्र का प्रयोग होता है। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, प्रोजेनसेफेलॉन, या फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क, मेजेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। रोहेम्बसेफेलॉन। हिंड ब्रेन। लिख लिए? हो गया? देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो है वह किसका पार्ट है? सीएनएस का। ठीक है, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ब्रेन होता है वह किसका भाग है? सीएनएस का, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या है? ब्रेन, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु हिंदी में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो ब्रेन जो है वो किसी भी स्तनधारी जीव का ब्रेन हो वह क्रैनियम के भीतर बंद होता है। किसी भी मैमल का ब्रेन किसके भीतर होगा? क्रैनियम। क्रैनियम में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। क्रैनियम में टोटल हड्डियां कितनी है? 8। यानी 8 हड्डियों का बना हुआ एक बॉक्स है, बक्सा है, जिसको हम लोग स्कल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्कल, खोपड़ी। ठीक है, उसका नाम क्या है? क्रैनियम। तो क्रैनियम में हड्डियों की संख्या 8। अब यहाँ पर इसके क्रैनियम के बीच में क्या पाया जाएगा? तो क्रैनियम के बीच में है ब्रेन। ठीक है, मेल में इसका वजन हो जाता है 1400 ग्राम और फीमेल में हो जाता है 1350 ग्राम। अगर वॉल्यूम के बारे में देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 1600
50 ml इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्लियर है। उसके बाद देखो ये ब्रेन हो गया, ये क्रैनियम हो गया। तो ब्रेन और क्रैनियम जो होता है, इन दोनों के बीच में 3 पतले पतले मेम्ब्रेन है। पहला मेम्ब्रेन तो बिल्कुल ब्रेन से चिपका हुआ होता है। ब्रेन और क्रैनियम के बीच में 3 मेम्ब्रेन है, 3 झिल्लियां हैं। सबसे पहला इसमें जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर इसको बोला जाता है। दूसरा जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं आर्किनॉइड, आर्किनॉइड। और सबसे इनर जो मेम्ब्रेन है इसको बोला जाता है पियामेटर, पियामेटर। ठीक है, ये 3 मेम्ब्रेन है। इन तीनों मेम्ब्रेन को सम्मिलित रूप से बोला जाता है मेनिंजीज। क्या बोलते हैं, मेनिनजीज। तो पूछा जाए कि मेनिंजीज कहां पर है, तो ब्रेन और क्रैनियम के बीच में। इन तीनों का नाम याद रखना है, बाहरी मेम्ब्रेन ड्यूरामेटर, मिडिल मेम्ब्रेन आर्किनॉइड, इनर मेम्ब्रेन पियामेटर। इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में एक तरल द्रव्य होता है। जैसा अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ह्यूमन हार्ट के बीच में एक तरल द्रव्य होता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन के का जो मेनिंजीज है, इसमें जो द्रव्य इसके बीच में पाया जा रहा है, इस द्रव्य को बोलते हैं सेरिबो स्पाइनल द्रव्य। क्या बोलेंगे, सेरिबो स्पाइनल द्रव्य या फ्लूइड बोलेंगे। क्लियर है। तो ब्रेन को बाहर से कोई भी चोट लगेगा, इंजरी लगेगा, तो वो इंजरी ब्रेन तक नहीं पहुंचे, उससे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड करेगा। बात आई समझ में। पहला मेम्ब्रेन जो ड्यूरामेटर पियामेटर होता है, लास्ट अंतर वाला, सबसे अंदर वाला मेम्ब्रेन जो पियामेटर है, वो मस्तिष्क से पूरा चिपका हुआ रहता है। ठीक है, कंप्लीट सटा हुआ है। ब्रेन का अगर कभी सर्जरी करता है डॉक्टर, तो उसको पियामेटर हटाने में बेचारे का हालत खराब हो जाता है। जब तक पियामेटर हटाएगा नहीं, सर्जरी नहीं करेगा। ड्यूरामेटर तो आसानी से निकल जाता है। आर्किनॉइड भी मुश्किल होता है निकालना, लेकिन सबसे अधिक कठिन हो जाता है पियामेटर, क्योंकि मस्तिष्क से वो पूरा क्या होता है, चिपका हुआ होता है। और इन तीनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड पाया जा रहा है। तो ह्यूमन ब्रेन बाहर से 8 हड्डियों के एक बक्से में बंद है जिसे क्रैनियम कहते हैं। क्रैनियम और ब्रेन के बीच में 3 झिल्लियां मिलती हैं। तीनों झिल्लियों को मेनिंजीज कहा जाता है। इन झिल्लियों में सेरिबो स्पाइनल द्रव्य होता है जो ब्रेन को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। आगे लिखा हुआ है जो तीनों झिल्लियां हैं उनका नाम मेनिंजीज। तो मेनिंजीज में 3 झिल्लियां निम्न है, बाहरी झिल्ली ड्यूरामेटर, मध्य झिल्ली आर्किनॉइड, इनर मेम्ब्रेन पियामेटर। आगे है सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड में। अब जैसे ये सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड है ये वाला, अब ब्रेन अगर जो डेड बॉडीज वगैरह होता है, ठीक है, जिसको रखा जाता है लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, उन लोगों का ब्रेन जो होता है उनसे क्या किया जाता है, मस्तिष्क से बाहर निकाल लेते हैं। नाक यहाँ से काटता है, नाक काटेगा जैसे, तो यहाँ से 2 ट्यूब दिख रहा है, नॉस्ट्रिल्स अंदर जाएगा तो 1 ट्यूब है। यहाँ से नाक काट के चिमटा घुसा करके ब्रेन को क्या करता है, बाहर खींच लेता है। ब्रेन को क्यों निकाल लेता है, क्योंकि पूरा का पूरा स्कल जो होगा वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। ब्रेन अगर डेड बॉडी में रहेगा तो स्कल को क्या करेगा, सड़ा देगा। तो स्कल को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो जो ब्रेन को बाहर निकाला जाएगा तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि नाक के थ्रू हवा के संक्रमण के द्वारा इंटेरोवायरस कई बार मस्तिष्क में चला जाता है। और ब्रेन में जब इंटेरोवायरस जाता है तो वह पूरे इस सेरिबो स्पाइनल द्रव्य में फैल जाता है। और जब पूरे सेरिबो स्पाइनल द्रव्य में फैलेगा तो ये जो तीनों झिल्लियां हैं, ड्यूरामेटर, आर्किनॉइड और पियामेटर, इन तीनों स्वेलिंग आ जाएगा। और मेनिंजीज में सूजन आ जाना कौन सा रोग कहलाता है, मेनिनजाइटिस। क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस। तो इंटेरोवायरस जब सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड में घुस जाएगा तो पूरे मेनिंजीज में स्वेलिंग ला देगा, सूजन ला देगा, और उस सूजन वाली बीमारी को मेनिंजाइटिस कहा जाता है, जो असाध्य रोग है। इसमें क्योर बड़ा मुश्किल से हो पाता है, नहीं हो पाता है। पहला सिम्टम होगा कि इंसान को तेज बुखार रहेगा, दूसरा सिर में दर्द रहेगा, तीसरा बेहोश हो जाएगा, चौथा सिम्टम मेमोरी लॉस, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत खतरनाक बीमारी है मेनिंजाइटिस। आगे लिखा हुआ मानव नर मस्तिष्क का औसतन भार 1400 ग्राम, मादा में 1350 ग्राम। ब्रेन का वॉल्यूम हो गया 1650 ml। ब्रेन का कैपेसिटी मापा जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर में, याद रखना है। ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है वो किसमें मापा जाता है, सीसी। सीसी को कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें ब्रेन की कैपेसिटी को मेजर किया जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, आगे लिखा हुआ ब्रेन के चुंबकीय तरंगों को, कल हमने कहा था कि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाता है तो किस तरंग के रूप में जाता है, विद्युत तरंग, विद्युत तरंग के रूप में। और ब्रेन उसको किसमें बदलेगा, चुंबकीय तरंग। तो ब्रेन का जो चुंबकीय तरंग है, मैग्नेटिक इंपल्स है, उसके मापन के लिए कौन सा मशीन लगाते हैं, ईईजी। हार्ट में क्या लिखा है, ईसीजी, यहाँ है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यंत्र का उपयोग करते हैं।
ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क जिसे प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। सेफेलॉन वर्ड रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन के स्टडी को बोलते हैं इंसेफोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? इंसेफोलॉजी। तो अग्र मस्तिष्क को प्रोजेनसेफेलॉन कहेंगे या फिर फोर ब्रेन कहेंगे, मध्य मस्तिष्क को मेजेनसेफेलॉन या मिड ब्रेन कहेंगे, और पश्च मस्तिष्क को रोहेमसेफेलॉन या फिर हिंड ब्रेन कहेंगे। क्लियर है? हेडिंग बनाइएगा फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। इसमें लिखिएगा इसके दो भाग हैं। पहला सेरिब्रम, दूसरा डाइएनसेफेलॉन। पहला लिखिएगा सेरिब्रम, इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। लिखिएगा यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। लगभग पूरे ब्रेन का, लगभग पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। यह समझदारी, आईक्यू का केंद्र है। इसके निम्न लोब होते हैं। इसके निम्न लोब होते हैं। पहला फ्रंटल लोब, दूसरा पेराइटल लोब, तीसरा ऑक्सीपिटल लोब, चौथा ऑल्फैक्टरी लोब। लोब, लोब पार्ट, हाँ, लोब मतलब एक, ये खुद पार्ट है और पार्ट में पार्ट बन रहा है तो उसको लोब कहेंगे। हाँ, पहला क्या लिखे? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में डैश दे करके लिखिएगा। ताप, हर्ष, कष्ट,
पीड़ा, भय, स्पर्श। घ्राण का मतलब है स्मेल। हो गया, लिख लिए। ठीक है, तो देखो फोर ब्रेन के कितना पार्ट हो गया, दो पार्ट। पहला पार्ट इसका कौन सा हो गया, सेरिब्रम, दूसरा डाइएनसेफेलॉन। तो सेरिब्रम जो है उसके बारे में हम लोगों ने लिखा है कि सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग। ठीक है, सबसे छोटा भाग सेरिबेलम होता है, वो आगे लिखाएंगे। सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही हिंदी में प्रम मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, लगभग कितना होता है, संपूर्ण ब्रेन का 2/3 भाग होता है। किसका केंद्र है, समझदारी, आईक्यू का केंद्र। अगर किसी व्यक्ति का यह खराब हो जाए तो इंसान पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा मतलब कुछ कुछ करते रहेगा, दिमाग के सोचने की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सोच हम लोग किससे रहे हैं, सेरिब्रम से सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग लोब हैं, वो सारे लोब अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, जैसे सेरिब्रम का फ्रंटल लोब है, वो किसका केंद्र हो गया, बुद्धि का, इंटेलिजेंस, इच्छा शक्ति का केंद्र हो गया, कॉन्फिडेंस, चतुराई का, क्लेवरनेस। आईक्यू का केंद्र कौन है, आईक्यू का केंद्र कौन है, यही है। ठीक है, आईक्यू माने इंटेलिजेंस कोसेंट। आईक्यू और ईक्यू में डिफरेंस होता है, आईक्यू और ईक्यू अलग अलग है। ईक्यू मतलब इमोशनल कोशेंट हो गया, ठीक है, भावनात्मक शक्ति। और आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, समझदारी, कितने दूर तक सोच रहे हो। अब ये आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति का अगर आईक्यू अच्छा हो तो उसकी मेमोरी भी उतनी अच्छी हो, यानी याददाश्त। तो मेमोरी और आईक्यू ये भी अलग अलग चीजें हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इकलौते व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन हुए जिन्होंने अपने ब्रेन का कितना परसेंट यूज किया है, 10%। इकलौते ऐसे व्यक्ति अभी तक रिसर्च में पाए गए हैं जिन्होंने अपने ब्रेन का 10% यूज किया है, वो कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन की जब डेथ हुई थी तो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों ने उनका ब्रेन निकाल लिया रिसर्च करने के लिए। बाद में सब डॉक्टर सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि बिना परमिशन का ब्रेन निकाल लिया था। उन लोगों के मन में था कि आइंस्टीन इतना जीनियस है कैसे, इतना ज़्यादा थिंकिंग कैपेसिटी किसी की कैसे हो सकती है। जैसा हम लोग कहते हैं कि मास जो होता है बॉडी का, यह क्या होता है, कांस्टेंट। बॉडी का मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और बॉडी का जो वेट होता है यह वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब बॉडी का वेट बढ़ घट सकता है। और बॉडी का मास जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट जो है यह कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर पता है ना, सदिश सदिश राशि। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। तो मास जो है वो कांस्टेंट है, ये हम लोग कह रहे हैं। हम लोगों के अनुसार आइंस्टीन ने कहा कि यदि किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से हम फेंक दें तो उसका मास भी वेरिएबल हो जाएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो अभी भी रिसर्च के अंडर ही है, उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, अब जैसे एक व्यक्ति हुए मैथ का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रामानुजन,
ठीक है, तो रामानुजन के बारे में पढ़िएगा तो रामानुजन ने 10,000 से ज्यादा थ्योरम को लिखा है, जिसमें से अभी तक 1,500 या 2,000 ही थ्योरम प्रूव हो पाया है। उनको मन किया A+B+C=2C, ये भाई कुछ भी लिख दिए, ये थ्योरम बन गया। अब इसको प्रूव करने में साइंटिस्ट लोगों का हालत खराब है। और लास्टली जब ये प्रूव होता है ना तो सही निकलता है थ्योरम। ऐसा नहीं कि गलत थ्योरम है, लोगों से प्रूव हो नहीं पा रहा, वो थ्योरम पर थ्योरम लिख दिए हैं। जब आंख खुलता था, जैसे कोई थ्योरम लिखना होता था, आंख बंद करते थे और वो कहते थे कि हम जब आंख बंद करते हैं कोई देवी हमको बता देती है दिमाग में, और हम उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं, और लिख देने के बाद वो थ्योरम क्या होता है, सही होता है। 10,000 थ्योरम रामानुजन ने लिखा है, और लगभग उसमें से 1,500 से 2,000 क्या हुआ है, अभी प्रूफ हुआ है। क्या इसका टेक्सास यूनिवर्सिटी का उस समय मैथमेटिक्स के सबसे जीनियस व्यक्ति थे प्रोफेसर हार्डी, भारत से पूरे विश्व से वो मैथमेटिशियन को कलेक्ट कर रहे थे, बुला रहे थे अपने यहाँ। ठीक है, और उन्होंने 5 क्वेश्चन पूरे देश में भेजे थे, 5 क्वेश्चन, जिसमें से 5वां क्वेश्चन जो था उनके अनुसार गलत था, जिसको कोई सही बना नहीं सकता है। ठीक है, कोई उस 5 क्वेश्चन में से कोई एक बना के भेज रहा था, कोई 2 बना करके भेज रहा था, रामानुजन ने 5 बना करके भेज दिया। जो गलत था उस भी क्वेश्चन को अपने थ्योरम से सही बना करके भेज दिया। प्रोफेसर हार्डी के भी समझ में नहीं आया कि 5वां क्वेश्चन का आंसर ही लिख क्या रहा है। तो केवल एक व्यक्ति को भारत से बुलाया गया, कौन, रामानुजन। बहुत कम समय में वो भी शरीर छोड़े थे। इतने जीनियस व्यक्ति, मतलब जो थ्योरम दिए वो थ्योरम प्रूफ होगा तो सही निकलेगा। अब सोचो ये थ्योरम कहाँ से वो देते थे, थ्योरम बनाना सबसे डिफिकल्ट है, प्रूफ करना तो फिर भी आसान है। जिस एक थ्योरम को सालों में लोग प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, उसको लिखने में वो कुछ सेकेंड कुछ मिनट का टाइम लेते थे। तो अभी तक ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ जो आइंस्टीन में चेक किया गया वो कितना यूज किया गया है, 10%। और ये 10% किसका पार्ट आइंस्टीन ने यूज किया था, सेरिब्रम का, इसी सेरिब्रम का। मतलब उनके इस सेरिब्रम में 10 अलग अलग लोब्स बने हुए थे, पार्ट बने हुए थे। तो डॉक्टरों का मानना था कि 10% उन्होंने यूज किया है। आइंस्टीन का क्या शार्प था, आईक्यू। आइंस्टीन की मेमोरी जो थी, यादाश्त जो थी, वो बहुत अधिक कमजोर थी। कैसे कमजोर थी, अपना ही बनाया हुआ उनका जो रिसर्च रहता था, जो उन्होंने रिसर्च किया था, जब जाते थे स्टूडेंट्स के पास तो वो लिख करके ले जाते थे, उनको अपना ही रिसर्च याद नहीं रहता था कि हमने क्या रिसर्च किया है। मेमोरी उनकी बहुत कमजोर थी। तो जरूरी नहीं कि किसी का आईक्यू ठीक हो, उसका मेमोरी भी ठीक हो। मेमोरी मतलब लॉन्ग टर्म तक आप उसको याद रख रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। और आईक्यू का मतलब आप कहाँ तक सोच रहे हैं, कहाँ तक आप रिसर्च कर पा रहे हैं, कहाँ तक आपका दिमाग का ग्रेविटी जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, चतुराई, मेमोरी, इन सब का केंद्र कौन है, ब्रेन का फ्रंटल लोब है। दूसरा है पेराइटल लोब। तो पेराइटल लोब किस चीज का है, तापमान महसूस कराता है, खुश होता है इंसान, दुखी होता है, पीड़ा होता है, भय होता है, स्पर्श करने पर पता चलता है, सब किससे चलता है, पेराइटल लोब से। थर्ड है ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल किस चीज को नियंत्रित करता है, दृष्टि को नियंत्रित करता है, यानी देखने का केंद्र है। आगे लिखा हुआ है ऑल्फैक्टरी लोब। तो ऑल्फैक्टरी लोब अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, ये स्मेल को क्या करता है, पता करता है कि स्मेल कैसा है, क्या है, किस चीज का है। ठीक है, तो स्मेल रिलेटेड मेमोरी जिसके पास है, ऑल्फैक्टरी लोब के पास है। समझ में आया। तो चारों लोब को क्या कर लेना है, याद रखना है कि कौन सा लोब क्या काम करेगा। हाँ, हाँ, मेमोरी है। मेमोरी आईक्यू में अंतर समझ में आया। हाँ, हेडिंग बनाइएगा डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन नेक्स्ट लिखिएगा। इसमें लिखेंगे मस्तिष्क की तीनों ग्रंथियां, मस्तिष्क की तीनों ग्रंथियां, ब्रैकेट में लिखिएगा, पीयूष ग्रंथि, पीयूष लिखना, कॉमा, पीनियल, कॉमा, हाइपोथैलेमस, ब्रैकेट बंद। मस्तिष्क की तीनों ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, इसी भाग में होती हैं, इसी भाग में होती हैं। इसी भाग में होती हैं।
कॉमा प्यूटिटरी ग्लैंड, कॉमा यही भाग शरीर के 37 डिग्री तापमान को, यही भाग शरीर के 37 डिग्री तापमान को नियंत्रित करता है, यही भाग शरीर के 37 डिग्री तापमान को नियंत्रित रखता है। हाँ, तो हाइपोथैलेमस इसी में है, हाइपोथैलेमस इसी में ना है, ठीक है। तो मस्तिष्क का यही भाग, शरीर का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस, कौन कंट्रोल कर रहा है, डाइएनसेफेलॉन, ठीक है। ग्लैंड पूछेगा तब हाइपोथैलेमस बोलेंगे, ब्रेन का पार्ट पूछेगा तो डाइएनसेफेलॉन, क्लियर है। अगला हेडिंग बनाइएगा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन डैश देकर के लिखिएगा, यह सबसे छोटा भाग है, मिड ब्रेन में लिखेंगे यह सबसे छोटा भाग है जो आंखों की पेशियों द्वारा देखने का नियंत्रण करता है, आंखों की पेशियों द्वारा देखने का नियंत्रण करता है। आंख में जो पेशी पाई जाती है उन पेशियों को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक लोब, क्या बोला जाता है, ऑप्टिक लोब बोला जाता है। हम लोग के आंख में कुछ मसल्स हैं जिनको ऑप्टिक मसल्स या फिर ऑप्टिक लोब बोला जाता है। ऑप्टिक मतलब क्या होता है, प्रकाश, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, तो प्रकाशिकी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो यही ऑप्टिक लोब कहाँ है, आंख के मसल्स को बोलते हैं। और इस मसल्स को कंट्रोल करने का काम हम लोगों का ब्रेन का कौन सा भाग कर रहा है, मिड ब्रेन कर रहा है, मध्य मस्तिष्क कर रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब ये तो दृष्टि का कर रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है, देख के यादाश्त में रख रहा है। समझ में आ रहा है अंतर, देखा किसी को, अब जैसे हम आपको देख रहे हैं, चेहरा आपका नाम याद हो गया, तो देख के चेहरा आपका याद हो गया, नाम आपको याद हो गया, तो किसका हो गया, ऑक्सीपिटल लोब का काम हो गया। और आपको देख रहे हैं तो आंख का मसल्स कब छोटा बड़ा हो रहा है, जैसे आंख पर प्रकाश पड़ा, आंखों का मसल्स क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, प्रकाश खत्म हुआ, ये आंख नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑप्टिक लोब को मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा हिंड ब्रेन, इसका कोई पार्ट नहीं होता, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, इसमें डैश देकर के लिखेंगे, इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं, पहला सेरिबेलम, पहला लिखिएगा सेरिबेलम, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इस भाग से सुनने और शरीर को संतुलित रखने, सुनने और शरीर को संतुलित रखने का काम नियंत्रित होता है, नियंत्रित होता है। हो गया, कॉमा, यह उद्दीपनों को स्टिमुलाई, यह उद्दीपनों को पिन्ना, PINNA, पिन्ना, पिन्ना माने कान को बोलते हैं, ठीक है, पिन्ना किसको बोलते हैं, कान को, उद्दीपनों को पिन्ना से ग्रहण करता है, उद्दीपनों को पिन्ना से ग्रहण करता है। इसका काम समझ में आया, सेरिबेलम का। क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोगों के बॉडी का जो पोस्चर है, मतलब शरीर को नियंत्रण, बॉडी का बैलेंस, बॉडी बैलेंस कौन करता है, सेरिबेलम करता है। जैसे इधर झुके हुए हैं तो पता चल रहा है, इधर झुके हुए हैं तो कौन बता रहा है, सेरिबेलम बता रहा है। हम लोगों का कान जो है
इस कान के भीतर एक यू शेप का कप होता है, समझ गए। इस यू कप के अंदर एक तरल द्रव्य भरा रहता है, जिस द्रव्य को बोलते हैं बैलेंसिंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फ्लूइड। और इसमें छोटा छोटा हेयर है, छोटा छोटा बाल जैसी संरचनाएं हैं। अब जैसे ही आप झुके तो इसके अंदर का बैलेंसिंग फ्लूइड टेढ़ा मेढ़ा होते रहता है, और इन जो छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं उससे टकराते रहता है, तो पता चलता है हम लोग कितना झुके हुए हैं, कितना सीधे खड़े हैं। ठीक है, तो यही कान जो है वो मैसेज को लेकर के किसे भेजता है? सेरिबेलम को। तो यदि पूछा जाए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, तो सेरिबेलम। और शरीर का कौन सा भाग बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है? तो कान। यही क्वेश्चन आया भी था, इसी तरीके से देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वहां ब्रेन पूछता तो सेरिबेलम हो जाता। कौन? हिंड ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। ठीक है, कोई दिक्कत? बंदर में ये काम कौन करता है? उसका पूंछ करता है। बंदर के बॉडी को बैलेंस कौन करता है? पूंछ। देखिएगा वो पूंछ को जब भी बैठेगा ना पेड़ पर, नीचे लटका के बैठता है। बंदर हमेशा पूंछ को क्या करता है? नीचे लटका के बैठता है, कभी मोड़ के ऊपर नहीं बैठेगा। बैलेंस कर रहा है वही उसको। पूछ नहीं रहेगा, पेड़ से गिर जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि सीधा बैठे हैं कि लुढ़क रहे हैं, टेढ़ा बैठे हैं। उसके बॉडी को वही बैलेंस करता है। ठीक है, और हम लोगों में कौन कर रहा है? सेरिबेलम। क्लियर है? और सेरिबेलम उद्दीपन को किससे ग्रहण करेगा? पिन्ना से। किससे? पिन्ना। चलिए दूसरा पार्ट लिखिएगा ब्रेन का, मेडुला ऑब्लेंगाटा। मेडुला ऑब्लेंगाटा, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इसे छोटा दिमाग कहते हैं, इसे छोटा दिमाग। जो श्वसन दर का नियंत्रण करता है, जो श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर का नियंत्रण करता है। ठीक है, श्वसन दर का नियंत्रण करता है। हो गया। तथा तथा उल्टी, उल्टी वोमिटिंग, कॉमा निगरण, निगरण माने भोजन को निगलना, निगरण, निगरण, कॉमा हृदय गति, हृदय गति, हार्ट बीट का नियंत्रण करता है, का नियंत्रण करता है। लिख लिए? तो देखो मेडुला ऑब्लेंगाटा जो है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि हम लोगों के ब्रेन में, ब्रेन किस हड्डी के भीतर है? क्रैनियम। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्रैनियम से कौन सुरक्षित नहीं है? तो क्या बोलोगे? मेडुला ऑब्लेंगाटा। क्रैनियम के बाहर हो जाता है ये, जो हम लोगों का क्रैनियम ये वाला हो गया, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जाके कहाँ घुस रहा है? मेडुला में। हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधे जाके कहाँ घुस गया है? मेडुला में। और स्पाइनल कॉर्ड जो है इस क्रैनियम से यहाँ तक, देखिएगा हेलमेट जो रहता है जो बाइक पर लगाते हैं वो यहीं तक रहता है, मेडुले तक। गर्दन तक आता है क्या? पीछे से नहीं आता है। कहाँ तक देता है? वो मेडुला तक बस देता है, क्योंकि वहीं तक प्रोटेक्शन का जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो क्रैनियम से कवर्ड कौन नहीं है? मेडुला। मेडुला कहाँ हो गया? क्रैनियम के बाहर हो गया। इसीलिए पीछे नाना पाटेकर का मूवी आया था, जिसमें वो छोटा बच्चा को मार देता है पीछे ब्रेनवा पर, तो कहता है कि पीछे छोटा दिमाग होता है, यहाँ नहीं मारने का, कहता है ना। तो छोटा दिमाग वो कहता है, यानी वो बायोलॉजी पढ़ा है, पहला पॉइंट वही ना लिखा है, इसको क्या बोला जाता है? छोटा दिमाग बोला जाता है। ये क्रैनियम से सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, इस पर अगर चोट लगा तो हेलमेट पहन के घूमते रहिए। ठीक है, इस पर अगर चोट लगा तो सीधा पहला काम क्या होगा? श्वसन रुक जाएगा एक ही बार। इस पर चोट लगा तो सीधे सांस रुक जाएगा, सांस रुका हार्ट रुक जाएगा, हार्ट रुका मामला खत्म। तो कई आज के समय में आधुनिक मॉडर्न माता पिता लोग होते हैं, अपने बच्चों को हवा में फेंक फेंक करके खिलाते हैं। नहीं फैलेगे, हवा में फेंका कैच कर लेता है सब, वैसे नहीं खिलाना चाहिए। अगर गलतियों से गिर गया और पीछे की तरफ से गिरा तो उसको बचना नामुमकिन है। ठीक है, नहीं वो कई लोग फेंकता है फिर कैच कर लेता है, फेंकता है कैच कर लेता है, दुर्घटना हुआ, फेंका कैच नहीं हुआ, कैच नहीं हुआ तो बेचारा गिर जाता है। और गिरता है तो पीछे चोट लगा, पीछे चोट लगा तो सीधे उसका सांस लेना एक ही बार रुक जाएगा।
और थोड़ा भी स्टिमुलाई यहाँ पर लग जाए, किसी को खींच के मार दो यहीं पर, तुरंत उस सांस लेना उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो बहुत ब्रेन का ये क्या होता है, सेंसिटिव एरिया है। ह्यूमन ब्रेन का ये क्या होता है, सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, जहाँ को जिसको सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। ठीक है, इसको क्या करना चाहते हैं, सुरक्षित। इसलिए बच्चा को अगर हवा में फेंक करके वैसे करना है तो क्या पहना करके, हेमलेट पहना करके, अगर हवा में फेंक के खिलाना है तो क्या करो पहले, आता है ना बच्चा सब वाला हेलमेट आता है, तो हेलमेट पहना दीजिए, उसके बाद उसको खिलाइए। ऐसे नहीं अब कॉन्फिडेंस में फेंक रहे हैं, कैच कर रहे हैं उसको, वो फुटबॉल थोड़े फेंक फेंक के कैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन का क्रैनियम से सुरक्षित कौन नहीं है, मेडुला ऑब्लिंगाटा सुरक्षित नहीं है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक बात बताओ, ब्रेन जो है और माइंड, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, ब्रेन एंड माइंड दोनों सेम है कि अलग अलग है? बोलिए। माइंड का मतलब क्या है, मन, और ब्रेन का मतलब क्या है, दिमाग, मस्तिष्क। ठीक है, तो अलग अलग है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज सॉफ्टवेयर, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, और ब्रेन क्या हो गया, हार्डवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर में एक वायरस घुस गया, वायरस घुस गया तो किसको प्रभावित करता है, हार्डवेयर को, हार्डवेयर करप्ट हो जाता है, तो कहते हैं विंडोज करप्ट हो गया, कहते हैं ना। तो मन अगर खराब हो हाँ, तो विंडोज विंडोज सॉफ्टवेयर, विंडोज करप्ट हो गया तो हार्डवेयर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, तो सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ तो हार्डवेयर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वैसे ही अगर मन करप्ट हुआ तो ब्रेन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ब्रेन का हम लोग कितना पार्ट पढ़े, 3 पार्ट। ये जो मन होता है इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पहला पार्ट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग चेतन मन, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शस माइंड। दूसरा होता है अनकॉन्शस, अनकॉन्शस नहीं, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस माने बेहोश, अवचेतन मन। और तीसरा होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, अति चेतन। क्या होता है, अति चेतन मन। ठीक है, तो ब्रेन का कितना पार्ट हो गया, मन का कितना पार्ट हो गया, 3। पहला चेतन, अवचेतन, और तीसरा अति चेतन। ये सॉफ्टवेयर है जो काम किसके अंदर कर रहा है, ब्रेन के भीतर काम कर रहा है। समझ में आया। अब अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कौन से मन से बातचीत कर रहे हैं, चेतन से। जागृत अवस्था में मन का कौन सा भाग एक्टिव होता है, चेतन। आप उदास होते हो तो क्या कहते हो, दिमाग नहीं लग रहा है, कि मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कहते, दिमाग नहीं लग रहा है। ठीक है, खुश रहते हो तो क्या कहते हो, मन खुश हो गया, अरे दिमाग खुश हो गया। नहीं, तो मन जो है सॉफ्टवेयर, तो चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड जगे हुए अवस्था में। और चेतन मन से हम लोग नींद में जाते हैं। आप सोए रहते हो तो कौन से मन से सोते हो, अवचेतन मन से। रात में सपना देखते हो कौन से मन से देख रहे हो, अवचेतन मन से। सुबह जगने के बाद सपना याद रहता है, नहीं याद रहता है, बहुत कम, धुंधला टाइप का, हल्का फुल्का। पूरा याद रहता है, उच हाँ, सूझ जाते होगे जब सपना दिखना शुरू होता है, जग के आंख खोल के सोचते हो, इमेजिन करते होगे। तो किस मन से, सपना किस मन से देख रहे हो, अवचेतन मन से। एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत अच्छा नोवेल है, उसका किताब का नाम है तेजस्वी मन। कलाम साहब ने किताब लिखा है, नाम है उस किताब का तेजस्वी मन, इग्नाइटेड ब्रेन। ठीक है, तेजस्वी मन, इस नोवेल को पढ़िएगा अगर, तो इस नोवेल में उन्होंने पूरा कंसंट्रेट किया है अवचेतन मन के पावर के बारे में। ये सबसे कमजोर ब्रेन होता है, चेतन मन जो है क्या सबसे कमजोर है। चेतन से मजबूत कौन है, अवचेतन। और सबसे मजबूत कौन है, अति चेतन। उस किताब में कलाम साहब ने लिखा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा, कोई डर भी अगर अवचेतन मन में बैठ जाएगा, तो जीवन भर वो आपके लिए परेशान आपको करते रहेगा। और अवचेतन मन में कोई अगर पॉजिटिव चीज बैठ जाता है तो आपके करियर को बूस्ट कर देगा। उस किताब में कलाम साहब ने लिखा है, जो आपको करना है, जो आपको बनना है, सोने के 15 मिनट पहले तक से उसको रिपीट करना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो। और उसको याद करते करते क्या करो, सो जाओ। और सुबह अगर उठो तो पहला थॉट क्या आना चाहिए दिमाग में, जो रात में सोचते हुए सोए थे।
इस दो समय ही आप अवचेतन मन के अंदर कोई डेटा डाल सकते हो। अभी सोचे हम अवचेतन मन में कुछ डाल दें, इम्पॉसिबल है। कोई व्यक्ति मेडिटेशन में बैठता है, ध्यान में बैठता है, तो ध्यान के समय उसका अवचेतन मन काम करना शुरू करता है। इसलिए ध्यान के समय क्या होता है, पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं वो अवचेतन मन में डालने का कोशिश किया जाता है। साइकोलॉजी में और अगर थोड़ा सा गहराई से आप पढ़िएगा तो उसमें जिक्र है कि मनुष्य जब मर जाता है, शरीर छूट जाता है, तो शरीर जो हो गया यहीं छूट गया, दो चीजें अगले जन्म के लिए चली जाती हैं। कौन सी दो चीजें? पहला आत्मा और दूसरा मन। पहला क्या जाता है? आत्मा, और दूसरा क्या जाता है? मन। ये दोनों जा करके शरीर भी तीन पार्ट में उसको बांटेंगे, एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है कारण शरीर। तो कारण शरीर इसको कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शरीर जिसको प्राण कहा जाता है, तो सूक्ष्म शरीर जो होता है जिसको प्राण कहा जाता है, वो जाता है जब, तो किसके साथ जाता है? मन के साथ। यानी अगला जन्म हुआ वही मन रहेगा, मन चेंज नहीं होगा, ठीक है, मन बदलता नहीं है। तो कहा जाता है ना कि कई जन्मों का संस्कार, कुसंस्कार लेकर के इंसान पैदा होता है, उसको फिर प्यूरिफाई करें। 84 लाख योनियां हिंदू रिलीजन में बोला गया है, तो 84 लाख योनियों में से केवल कर्म करने की प्रधानता किसे दी गई है? केवल ह्यूमन को, मनुष्य को दिया गया है। बाकी जितनी योनियां है उसको भोग योनि बोला जाता है। कुत्ता चाहे कि हम अपना प्रारब्ध सुधार दें, संभव नहीं है। केवल कौन सुधार सकता है? मनुष्य सुधार सकता है, ठीक है। इसीलिए पुराने जन्मों का सारा कुसंस्कार अगर खत्म करना है तो यही मौका है, इसी जन्म में मौका है। केवल ह्यूमन मिला है, मानव का जीवन मिला है, इसमें कर सकते हैं। तो मन जो होता है ये भी क्या जाता है? साथ में जाता है। अवचेतन मन समझ गए? इसमें कुछ भी अगर डालना, अगर इसके अंदर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दिए एक बार, तो आपके शरीर से आपका मन उस काम को करा लेगा। आप नहीं भी चाहिएगा, वो आपको इतना प्रेरित करेगा। अभी इस पर रिसर्च चल ही रहा है, लेटेस्ट रिसर्च आपको बता रहे हैं। अवचेतन मन जुड़ा रहता है हम लोगों के ब्रेन के पिनियल ग्लैंड के साथ। ग्रंथि पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पिनियल ग्लैंड हम लोगों का है ना, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? अवचेतन मन, ठीक है। और पिनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी, जो हम लोगों के सर्काडियन रिदम को मेंटेन करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो सर्काडियन रिदम कैसे मेंटेन करता है? आप नॉर्मली सोते हो रात में 10 बजे, सुबह जगते हो 6 बजे, ये आपका नॉर्मल डे का रूटीन है, ठीक है। किसी दिन आप सोने गए, रात का बज गया 12, उस दिन 4 बजे सुबह में आपकी ट्रेन है, आपको जगना कितने बजे पड़ेगा? 3 बजे। आपने अलार्म लगा लिया 3 बजे का, 12 बजे सो गए, ऑटोमेटिक आप पाओगे कि 12 से 3 के बीच में कम से कम 10-12 बार आपका नींद खुलेगा, ठीक है। बार बार चेक करोगे कि अलार्म में AM की जगह PM सेट नहीं ना हो गया है, मतलब 3 घंटा लगेगा कि कितना बड़ा टाइम हो गया। हुआ क्या था, जब आप रात में सो रहे थे उस समय आपने अवचेतन मन के अंदर बात को डाल दिया कि सुबह में हमको जगना है, तो आपका अवचेतन मन आपको बार बार क्या कर रहा है? अलर्ट कर रहा है। यही काम पिनियल ग्लैंड का है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी, जो आपको क्या करता है? अलर्ट करते रहता है। तो सो गए, अवचेतन मन के साथ सो रहे हो, अवचेतन मन आपको अलर्ट करके क्या कर रहा है? जगा रहा है। इसलिए अवचेतन मन में सोने समय क्या डाल देना है कि करना क्या है, बनना क्या है, क्या हमको अगले दिन नेक्स्ट डे का टारगेट सेट कर दो डेली अवचेतन मन में, फिर अवचेतन मन उस काम को करा लेता है। समझ में आया? एक बहुत अच्छा नोवेल है, अभी रिसेंटली उसका, रॉबिन शर्मा का, अभी रिसेंटली पढ़ रहे थे, 21 डेज ऑफ हैबिट। रॉबिन शर्मा का है कि किसी भी आदत को लगाने के लिए कितना समय चाहिए? 21 दिन। उसमें भी रॉबिन शर्मा ने बहुत अच्छे से लिखा है अवचेतन मन के बारे में। उसमें लिखा है कि कोई काम सुबह में करना है, ठीक है, रात में सोने समय जैसे ही जब तुमको नींद आने लगे, अपने तकिया पर 3 मुक्का मार करके उस काम को बोल दो, ठीक है। क्या करो? अपने तकिया पर 3 मुक्का मारो और क्या अगले दिन करना है बोल दो। ये कब एग्जैक्टली करना है? ये नहीं सोने के आधा घंटा पहले कर रहे हो, जब एकदम नींद में पहुंचने जा रहे हो उस समय इस काम को करके सो जाओ। अब वो तकिया से मारने का कोई रिलेशन नहीं है, वो केवल इसलिए कह रहे हैं कि तकिया पर मारोगे तो तुमको अपने अवचेतन मन में डालना पड़ जाएगा उस समय, और अवचेतन मन में डाल दोगे वो तुम्हारा आदत बन जाएगा। सेम वही काम 21 दिन करो, तुम्हारे जीवन का पार्ट बन जाएगा वो। तो 21 दिन में कोई भी आदत क्या हो जाता है? किसी को लग जाता है। और छोड़ने का भी समय कितना दिन उन्होंने जिक्र किया है? 21 डेज। ये बड़ा पावरफुल है, ये 2 किताब जरूर पढ़िएगा, ठीक है, बहुत साइंटिफिक बुक है। चेतन मन से, किस मन से पढ़ रहे हैं? हम चेतन मन का पावर नहीं, हमने शुरू में ही कहा कि चेतन मन क्या होता है? सबसे कमजोर है। तो कौन मन से कर रहे हैं? चेतन मन से कि अचेतन मन से कर रहे हैं? पता नहीं। अरे जगे हुए हो, चेतन मन है, इसका रिलेशन ही नहीं है अवचेतन से। ये सब काम हम किसके लिए बता रहे हैं? अवचेतन मन के लिए बता रहे हैं।
सोने समय समझ आया? नहीं आया? क्लियर? और अति चेतन मन ये सबसे पावरफुल ब्रेन होता है। सबसे पावरफुल मन कौन होता है? अति चेतन। चेतन मन जो बनाना है, इसको जो तैयार करना है, बहुत असाधारण काम है। ये सिंपल काम है नहीं। बहुत कुछ कुछ गिने चुने लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को जागृत किया है। जैसे रामायण आप पढ़िए तो रामायण में सुनने के लिए मिलता है ना कि वाल्मीकि जो थे या फिर विश्वामित्र राम जी को शिक्षा देते थे, तो ध्यान में बैठे राम जी भी बैठे और उनके शरीर से प्राण निकल करके उस तरीके से सूचना देता था। हाँ, गौतम बुद्ध संबोधि प्राप्त किए हैं, वो लोग अति चेतन मन में जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जब 39 साल की उम्र में शरीर छोड़ा था उन्होंने, 39 ईयर में, और 39 साल में अपने कमरे में बैठे ध्यान करने के लिए, और ध्यान करते करते शरीर से प्राण को निकाल दिए। और जब वो उनका प्राण छोड़े तो यहाँ ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क का ये वाला सबसे जो छिद्र होता है, यहाँ ब्रह्मरंध्र बोला जाता है। ये फटा हुआ पार्ट था उनका, इसमें फटा हुआ पार्ट था, इससे उन्होंने प्राण को क्या किया, शरीर से ध्यान में बैठ के अलग कर दिया। हाँ, तो वैसे लोग जो होते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड उनका होता है, अति चेतन मन, सबसे पावरफुल ब्रेन है। हम लोग इसी से काम ले ले बहुत है, ठीक है, वो भी नहीं हो रहा है। अभी 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 चेतन से हम लोग और चेतन में पहुंच जाए बहुत है। मेडिटेशन करने शुरू में बैठोगे ना, तो जैसे मेडिटेशन करने बैठोगे तो ध्यान क्यों नहीं केंद्रित हो रहा है? क्योंकि अचेतन मन के अंदर वो गंदगी बैठी हुई है। मेडिटेशन करने समय ध्यान भटकने का मुख्य कारण क्या है? अचेतन मन का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकल रहा है, वो तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और धीरे धीरे जब पूरा निकल जाएगा अचेतन मन का इंफॉर्मेशन, मन लगने लगेगा ध्यान में, मेडिटेशन करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सेरिबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लेंगाटा हो गया, क्लियर है? हेडिंग बनाई गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हिंदी में कहा जाता है मेरु रज्जु। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। यह प्रतिवर्ती क्रिया, ब्रैकेट में लिखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र है। बस एक ही पॉइंट इसमें, इसको समझिएगा। देखो, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों के शरीर में कौन लेता है? सेंस ऑर्गन, हिंदी में लिख देते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोगों के शरीर का कौन सा भाग ग्रहण करता है? ग्राही। सेंस ऑर्गन को क्या बोला जाता है? ग्राही। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा को क्या बोलेंगे? ग्राही। अंग्रेजी में कहते हैं रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? रिसेप्टर, ग्राही। ग्राही उस इंफॉर्मेशन को किसे देता है? न्यूरॉन। किसे देगा? न्यूरॉन। और न्यूरॉन में कल आपको याद होगा कि कैसे कैसे, सबसे पहले डेंड्राइट्स, साइटोन, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन, एक्सोनल एंड, फिर कहां चला गया? न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, न्यूरॉन से कहां जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेरु, मेरु रज्जु में इंफॉर्मेशन गया, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहां जाएगा? मस्तिष्क, ब्रेन में चला गया। ठीक है, अब ये जो है ये नॉर्मली हम लोगों के शरीर में काम चलता है। नॉर्मल मतलब अभी कुछ भी आपको चिंतन करना है, कुछ भी सोचना है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जो नर्व इस इंफॉर्मेशन को लेकर के ब्रेन तक जा रहा है, उस नर्व को बोला जाता है सेंसरी नर्व। क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व। क्या लेकर के जाता है? इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को। किस रूप में जाता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में, यानी विद्युत आवेग के रूप में। अब ब्रेन कौन सा आवेग जनरेट करेगा? मैग्नेटिक। तो यहां से मैग्नेटिक इंपल्स आएगा ना, तो ये आ रहा है मैग्नेटिक इंपल्स। मैग्नेटिक इंपल्स को लेकर के आने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? मोटर नर्व। क्या बोलेंगे? मोटर नर्व। इंफॉर्मेशन किससे जाता है? सेंसरी नर्व से। डिसीजन किससे आता है? मोटर नर्व से। फिर मोटर नर्व से मैग्नेटिक इंपल्स कहाँ आएगा? ग्राही। अब ग्राही को ग्राही न कर बोल करके क्या बोलेंगे? प्रभावी। जा रहा था इंफॉर्मेशन तो रिसेप्टर था,
डिसीजन आ गया तो क्या बन गया, इफेक्टर। क्या बन गया, इफेक्टर बन गया। तो नॉर्मली इस तरीके से हम लोग के, इसको पहले लिख लीजिए, नॉर्मली इस तरीके से हम लोग के बॉडी में मैसेज का, सूचनाओं का ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इसी को अगर रिफ्लेक्स एक्शन बनाना हो तो रिफ्लेक्स एक्शन में हम किसे हटा देंगे, बस ब्रेन को। खाली ब्रेन हट गया तो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। नहीं समझे? जैसे रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहा जाता है, तो आपने क्या लिखा है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन है, स्पाइनल कॉर्ड, लिखा है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहा जाता है, वैसी क्रिया जिसमें सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाइक चला रहे हो, आंखों के सामने मक्खी आ जाए तो सोचने का जरूरत है कि आंख बंद करे कि खुला रखें? एक ही ऑप्शन है, आंख को क्या करना है, बंद करना है कि नहीं? तो पल के अपने आप बंद हो जाएगी, उस समय डिसीजन ब्रेन नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दे रहा है। उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। गिरते गिरते ठोकर लगा तो क्या ढिमला जाते हो, क्या करते हो, दौड़ते 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 फिर क्या हो जाते हो, सीधे खड़े हो जाते हो। यही ना होता है, ठोकर लगा तो धीरे धीरे क्या होता है, दौड़ते दौड़ते सीधे खड़े हो जाते हो। ये उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, जो कि पूर्वजों से चलता आ रहा है, हम लोगों को मिला है। दो तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन और एक होता है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। परिस्थिति जन प्रतिवर्ती क्रिया और एक उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन में आंखों के सामने मक्खी आ गई, पलक बंद हो गया, ये क्या है आपका, कंडीशनल। मतलब कुछ कंडीशन आएगा उस समय ये काम हो जाएगा। ठीक है, आग जल रहा है, छू के तो चेक नहीं करेंगे, पहले से पता है कि गर्म होता है तो उसको क्या करेंगे, नहीं छुएंगे। सब क्या है, कंडीशनल है। और एक्वायर्ड का मतलब क्या है, जैसे ठोकर लगा, गिरते गिरते क्या हो गए, संभल गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की, तो दो तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है। हाँ, दोनों को कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है। समझ आया? तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन, स्पाइनल कॉर्ड। आप नींद में सोए हुए हैं तो उस समय तो ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा है। नींद में आप सोए हुए हैं तो ब्रेन काम कर रहा है, माने वो तो एक्टिविटी अपना कर ही रहा है, डेड नहीं हुआ है, काम कर रहा है, लेकिन सोच नहीं रहा है, डिसीजन नहीं दे रहा है। उस समय डिसीजन कौन देगा, स्पाइनल कॉर्ड। गर्म चीज जैसे ही छुओगे, हाथ को क्या करोगे, हटा लोगे, स्पाइनल कॉर्ड का डिसीजन है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, काम नहीं कर रहा है, नहीं। स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है, इसको इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसके भीतर स्पाइंस है, पूरा स्पाइंस का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, वही है स्पाइनल कॉर्ड, नसों का एक जाल है वर्टिब्रल कॉलम में, उसको बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। पीएनएस में एक लाइन बस लिखना है, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, सीएनएस खत्म, पीएनएस में डैश दे करके लिखिएगा, पीएनएस में लिखिएगा, यह तंत्रिकाओं का समूह है, तंत्रिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ नर्व्स। ठीक है, क्या है, तंत्रिकाओं का समूह है। अगला पॉइंट, तंत्रिकाएं दो स्थानों से निकलती हैं, तंत्रिकाएं दो स्थानों से निकलती हैं, दो स्थानों से निकलती हैं। पहला लिखिएगा, क्रैनियल नर्व, क्रैनियल तंत्रिका हिंदी में कहते हैं, क्रैनियल नर्व, डैश दे करके लिखना है, यह मस्तिष्क के
मेडुला ऑब्लेंगाटा मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लेंगाटा से निकलती हैं। मेडुला ऑब्लेंगाटा से निकलती हैं। इनकी संख्या 12 जोड़ा है। इनकी संख्या 12 जोड़ा है। 12 जोड़ा है। दूसरा लिखिएगा स्पाइनल नर्व या स्पाइनल तंत्रिका, स्पाइनल नर्व डैश देकर के लिखिएगा। ये मेरु रज्जु से निकलती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जिनकी संख्या 31 जोड़ा 31 पेयर ये मेरु रज्जु से निकलती हैं। इनकी संख्या 31 जोड़े होती है। क्या छूट गया आपका? पूरा तो बोलिए दिए जी। ये मेरु रज्जु से निकलती हैं, लिख लिए हैं। ये मेरु रज्जु से निकलती हैं। इनकी संख्या 31 जोड़े होती है। ठीक है, तो हम लोग के बॉडी में न्यूरॉन दो नर्व्स दो जगह से निकलते हैं। एक ब्रेन से निकलता है। किससे निकलता है? ब्रेन से। और दूसरा क्या से निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो ब्रेन से निकलेगा क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा स्पाइनल नर्व। ब्रेन के किस पार्ट से निकलता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। संख्या कितना? 12 जोड़ा, 24। 12 जोड़ा और संख्या पूछा तो 24। देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ के ही उत्तर देना है। कई बार पूछ देता है कि मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या बताएं। ऑप्शन में 23 देगा, ऑप्शन में 46 देगा। अब बहुत लोग मारेगा 23, हो जाएगा सबका गलत। संख्या पूछा है तो कितना मारोगे? 46। तो हमने जोड़ा में लिखाया है 12 जोड़ा मतलब 24, और क्रैनियल नर्व 62 हो जाएगा ना, 31 जोड़ा मतलब 62। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा ANS। ANS ANS में लिखिएगा, इसे स्वचालित तंत्रिका, ऑटो कंट्रोल, स्वचालित तंत्रिका कहते हैं, कॉमा यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाओं को हमारे सोचे बिना ही नियंत्रित करती है। जैसे सिर, कौमा हृदय, कौमा रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी, कौमा आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, कौमा फेफड़ा, कौमा किडनी इत्यादि। ठीक है, तो ANS का काम क्या हो गया? हम लोगों के बिना सोचे ही हम लोगों के बॉडी को क्या कर रहा है? कंट्रोल। क्लियर है? अब जैसे आहार नाल है, तो आहार नाल में भोजन उतर रहा है तो हम लोग सोच थोड़े रहे हैं, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स काम कर रहा है, तो सब ऑटोमेटिक कर रहा है। तो उसका केंद्र हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट खत्म। कौन सा? नर्वस सिस्टम। कल के क्लास में ह्यूमन हार्मोन होगा। ठीक है, मानव हार्मोन सारा। आज इतना ही।